मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITLS एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं मानवाधिकार के बारे में और उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में ये जानेंगे कि अधिनियम 1993 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या उद्देश्य है, इसमें कितनी धाराएं हैं, क्या कुछ प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, इन सारे बातों को हम लोग आज अपने लेक्चर में देखेंगे। मानव अधिकारों के संदर्भ में सार्वभौमिक घोषणा 1948 के बाद से ही मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर कार्य हो रहे हैं। यानी कि 1948 के बाद से ही विश्व स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से ही आज मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपने यहाँ कानून बनाए जा रहे हैं। भारत में सार्वभौमिक घोषणा के समय संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था, तो संविधान पर मानवाधिकारों का प्रभाव पड़ना लाजमी है। यानी कि जिस समय हमारे यहाँ संविधान बन रहा था उसी समय सार्वभौमिक घोषणा हो रही थी मानवाधिकार से संबंधित, और मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर देखने को मिलता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार तथा भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में कहीं ना कहीं मानवाधिकारों को शामिल किया गया। इसी दौरान 1993 मानवाधिकार अधिनियम बना के हमारे भारत में मानवाधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बना दिए गए। 1993 जो एक्ट है इसे बना दिया गया और मानवाधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए नियम इसमें बनाए गए। इस अधिनियम का उद्देश्य है मानवाधिकारों का अच्छे से संरक्षण करना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करना जो कि मामलों की जांच करेगा। कि जो मानवाधिकार आयोग इस अधिनियम में बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे करेंगे, उसके अध्यक्ष कैसे होंगे, कैसे जांच की क्या प्रोसेस होगी, ये सारी बातें इस अधिनियम में बताया गया है। और इसके साथ साथ राज्य स्तर पर भी एक SHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की भी बात इस अधिनियम में की गई है। और हम मानवाधिकार न्यायालय के बारे में इस अधिनियम में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग है उसे पढ़ेंगे, राज्य स्तर पे जो मानवाधिकार आयोग है उसे पढ़ेंगे। इन सारी बातों को हम लोग अपने इस अधिनियम में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है मानवाधिकार अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था करता है। जो 1993 अधिनियम है मानवाधिकार संरक्षण का, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था इसमें की गई है। यानी कि इसका उद्देश्य ही है 1993 का जो एक्ट बना हुआ है मानवाधिकार संरक्षण का, इसका उद्देश्य ही है कि राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन का क्या प्रोसेस है उसे बताया जाए, राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या प्रोसेस है, क्या कुछ है उसे बताया जाए, और एक मानवाधिकार न्यायालय का कैसे गठन किया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं इस एक्ट में, इस अधिनियम में बताए गए हैं। तो देखते हैं भारत गणतंत्र राज्य के 44 में वर्ष 8 जनवरी 1994 में संसद द्वारा अधिनियमित
और इसमें इस अधिनियम में जो 1993 का जो अधिनियम है, इसमें कुल 8 अध्याय हैं और कुल 43 धाराएं हैं। यानी कि अध्याय तो इस एक्ट में 8 है और इनमें 43 धाराएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बस एक संक्षिप्त नजर डालेंगे, देखेंगे कि अध्याय 1 में क्या है। अध्याय 1 में 1 से 2 धारा को रखा गया है। धारा 1, धारा 2 को अध्याय 1 में रखा गया है और इसमें प्रारंभिक क्या कुछ है, कैसे वर्ड्स हैं, क्या कुछ, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग धारा 3 से 11 और अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार आयोग धारा 21 से 29 का वर्णन किया गया है। यानी कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 में का जो अध्याय 2 है, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या प्रोसेस है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, उनका कार्यकाल क्या है, वो जांच कैसे करेगा मानवाधिकार हनन का, इन सारी प्रोसेस को अध्याय 2 में रखा गया है। और धारा 3 से 11 तक क्या कुछ प्रावधान है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, उसका वर्णन किया गया है। और अध्याय 5 जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है। और इसमें धारा 21 से 29 तक प्रावधान किया गया है कि राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे, कितने मेंबर होंगे, उनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा और फिर इनकी जांच करने का प्रोसेस क्या होगा। इन सारी बातों को अध्याय 5 में, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित बातों को अध्याय 5 में रखा गया है। तो अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में रखा गया है। आप इसे पूरी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीसीएस जैसे परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसकी सभी धाराओं को और याद करना अत्यंत ही आवश्यक है। देखते हैं अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में वर्णन करता है। जो अध्याय 3 है कि मानवाधिकार आयोग के कार्य कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, ये अध्याय 3 में बताया गया है। और अध्याय 4 में वही प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में अध्याय 4 में बताया गया है। और अध्याय 4 में धारा 17 से लेके धारा 20 तक है। अब देख लेते हैं कि अध्याय 6 क्या कहता है। 1993 मानवाधिकार एक्ट अधिनियम 1993 का जो अध्याय 6 है वह मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया है। और इसमें धारा 30 से 31 को रखा गया है। मानवाधिकार न्यायालय क्या है, इसका गठन कैसे होगा, इन सारी बातों को हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अध्याय 7 में वित्त लेखा एवं परीक्षा के बारे में बताया गया है। इसमें धारा 32 से 35 को रखा गया है। यानी कि अध्याय 7 में इसका वित्त पोषण कैसे होगा, इसका लेखा और परीक्षा, ऑडिटिंग की व्यवस्था के बारे में अध्याय 7 में बताया गया है। और अध्याय 8 में विविध यानी कि मिसलेनियस धारा 36 से 43, मतलब और सारी जो बातें होती हैं, कैसे कैसे वर्ड्स इसमें यूज किए जाएंगे और जो भी प्रोसेस होता है, उसे अध्याय 8 में रख दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे मानवाधिकार अधिनियम 1993 में 8 अध्याय हैं, 43 टोटल धाराएं हैं। और हमने शुरू से देखा कि अध्याय 1 क्या कहता है, अध्याय 2 क्या कहता है, अध्याय 3 क्या कहना चाहता है, 4, 5, 6, 7, 8 आठवां अध्याय में किस किन चीजों का वर्णन किया गया है, इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 क्या कहता है। अध्याय 1, इसमें धारा 1 से 2 को रखा गया है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। मतलब धारा 1993 में मानव संरक्षण अधिनियम 1993 में जितने भी संक्षिप्त नाम है उनका अच्छे से इसमें वर्णन किया गया है। उनका विस्तार कहाँ से है, उनका प्रारंभ कैसे होता है, इन सारी बातों को धारा 1 में बताया गया है। और धारा 1 का क्लॉज 2 है, उसमें उसे संपूर्ण भारत में लागू
होगा, इस तरह बताया गया है। जो अधिनियम है उसके जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रावधान है, उसे संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। इस बात का वर्णन धारा 1 के क्लॉज 2 में बताया गया है। और धारा 1 का क्लॉज 3 जो है, इसमें बताया गया है कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 को 28 सितंबर 1993 में इसे लिया गया है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमपीपीसीएस में पूछा भी गया है। 2018 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लॉज धारा 1 के क्लॉज 3 में क्या है। तो अब हम देखते हैं धारा 2 के बारे में। धारा 2 में अधिनियम में वर्णित शब्दों की परिभाषाएं हैं। इस अधिनियम में जितने भी शब्द का वर्णन किया गया है उन सभी शब्दों की अच्छे से परिभाषाएं बताई गई हैं धारा 2 में। तो हमने देखा धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 का क्लॉज 2 संपूर्ण भारत में इसे लागू किया जाएगा। और धारा 1 का क्लॉज 3 यानी कि तीसरा जो है, उसमें 28 सितंबर 1993 से ये प्रवृत्त है, इसे लिया गया है, ये बताया गया है। और हम धारा 2 में इस अधिनियम में जितने भी शब्द का वर्णन, जितने भी शब्द हैं उनकी परिभाषाएं बताई गई हैं। किसी भी अधिनियम को अच्छे से पढ़ने के लिए उनमें वर्णित सभी शब्दों का अच्छे से परिभाषा की जानकारी रखना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए इसमें सभी परिभाषाओं को अच्छे से बताया गया है। और अब देखते हैं कि अध्याय 2 में क्या है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें धारा 3 से 11 तक का वर्णन किया गया है। और अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें धारा 21 से 29 को सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले धारा 3 का क्या कहना है। धारा 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन के बारे में बताता है। धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा, उसका क्या कुछ प्रोसेस है, इसके बारे में बताया गया है। और धारा 21 में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा, इन प्रोसेस को बताया गया है। यानी कि धारा 3 और धारा 21 दोनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। अब देखते हैं धारा 4। धारा 4 अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति। और धारा 22 में भी, यानी कि धारा 4 और जो धारा 22 है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो अध्यक्ष के साथ साथ इस मानवाधिकार में कितने अन्य सदस्य होंगे और उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सब बातों का वर्णन किया गया है। और आप इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि धारा 4 और धारा 22 अध्यक्ष और उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो देखते हैं धारा 5। धारा 5 अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र और हटाया जाना। और धारा 23 में भी, यानी कि धारा 5 और धारा 23 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्याग पत्र कैसे होगा, उनको हटाने का क्या प्रोसेस होगा, मतलब क्या उन्हें कैसे हटाया जाएगा, वो किसे अपना त्याग पत्र देंगे, इन सारी बातों का वर्णन धारा 5 में और धारा 23 में किया गया है। और देखते हैं धारा 6। धारा 6 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि के बारे में बताया गया है। मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो अन्य सदस्य हैं वो कितने साल तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे, इस बात का वर्णन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि वो 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे। और देखते हैं अब अध्याय 2 में ही हम देखते हैं धारा 7 क्या कहता है। धारा 7 का कहना है कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। धारा 25, यानी कि धारा 7 और धारा 25 इन बातों को बताते हैं कि अगर बाय द वे कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उस परिस्थिति में कौन अध्यक्ष पद को संभालेगा, इसका वर्णन धारा 7 में मिलता है और धारा 25 में मिलता है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो कौन से सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
इसका वर्णन किया गया है धारा 7 और धारा 25 में। धारा 8 और धारा 26। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। धारा 8 और धारा 26 में अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सेवा क्या होगी और उनका निबंधन और क्या क्या शर्तें उनके ऊपर लागू होंगी, इन सारी बातों को धारा 8 और धारा 26 में बताया गया है। और अब देखते हैं धारा 9 का क्या कहना है। धारा 9 कहता है कि रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। धारा 27 यानी कि धारा 9 और धारा 27 बताता है कि अगर कभी पद खाली होता है तो आयोग की जो कार्यवाही है वो अविधिमान्य नहीं होगा। इन बातों को बताया गया है। और देखते हैं धारा 7 का क्या कहना है। अरे धारा 10 का क्या कहना है। धारा 10 प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। इसमें बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग का जो गठन हो रहा है उसका जो प्रोसेस है उसे कैसे आयोग विनियमित करेगा, रेगुलेट कैसे करेगा उस प्रोसेस को, इसके बारे में हमारे धारा 10 में बताया गया है। धारा 11 क्या कहना है। धारा 11 आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी के बारे में बताया है कि आयोग में अध्यक्ष के अलावा और अन्य सदस्यों के अलावा और कौन कौन से अधिकारी जन इसमें होते हैं और अन्य कर्मचारी कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप धारा 11 को अच्छे से याद रखिए। यानी कि धारा 11 में आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी के बारे में बताया गया है। अभी तक तो हम देखते आए कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की कार्यप्रणाली, उनका गठन, उनका निर्वाचन, इनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन जो धारा 11 है, धारा 11 आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी के बारे में बताया है कि इसमें अन्य कितने अधिकारी होंगे और अन्य कितने कर्मचारी होंगे। इन सारी बातों को धारा 11 में बताया गया है। धारा 28। धारा 28 राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। अब इसमें धारा 28 से हम देखेंगे राज्य आयोग के बारे में आ गई बातें। धारा 28 कहता है कि राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। कोई भी, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग हो, हर साल में ये लोग अपनी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं अपनी सरकार के सामने। और उसमें ये बताया गया होता है कि पूरे साल में मानवाधिकार संरक्षण का क्या कुछ, कितनी केसेस आए, क्या कुछ हालात रहे, इन सारी बातों को इन रिपोर्ट में ये प्रस्तुत करते हैं। तो धारा 28 में बताया गया है कि राज्य आयोग कैसे अपने वार्षिक रिपोर्ट को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, इसके बारे में बताया गया है। और इसका ये क्वेश्चन MPPSC 2018 में पूछा भी गया है ये सवाल, इसलिए सारी धाराओं को याद करना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो देखते हैं धारा 29। धारा 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय बिंदुओं का राज्य आयोग के ऊपर लागू होना है। धारा 29 बताता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ जो प्रोसेस हैं, कुछ जो बिंदु हैं, उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग के ऊपर लागू होंगे। क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये राष्ट्रीय स्तर का आयोग है और राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य स्तर का आयोग है। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कुछ बातों को तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। तो ये बात बताई गई है कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग के ऊपर लागू होंगे, ये धारा 29 में बताया गया है। धारा 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा। तो हमने अपने पिछले स्लाइड में हमने अध्याय 2 को कंप्लीट कर लिया, पूरा किया, और उसमें हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है,
खासकर इन बातों को हमने पढ़ा अपने अध्याय 2 में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है, उसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कैसे नियुक्त किए जाते हैं और उसमें कितने अन्य अधिकारी एंड कर्मचारी होते हैं। इन बातों को हमने अपने पिछले स्लाइड में यानी कि पिछले अध्याय 2 में पढ़ा और उन सभी धाराओं को याद करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 3 के बारे में। तो देखते हैं अध्याय 3 क्या कहता है। अध्याय 3 मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में बताया है। तो ये अध्याय अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में बताएगा कि ये जो मानवाधिकार आयोग है कैसे लोगों के अधिकारों का संरक्षण करेगा, कैसे मानवाधिकार से संबंधित जो हनन हुए हैं उनका जांच कैसे करेगा, और उनकी क्या क्या शक्तियां इस क्षेत्र से संबंधित उन्हें कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं, इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो इसमें धारा 12 आयोग के कार्य के बारे में बताता है। अध्याय 3 का जो धारा 12 है वो आयोग के कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बताया गया है। धारा 13 जांच से संबंधित शक्तियां, यानी कि उसे किस तरह की जांच करने की शक्तियां प्राप्त है, कैसे वो जांच करेगा और क्या क्या शक्तियां जांच के दायरे में आएंगी, किस तरह से वो जांच कर सकेगा, इन सारी बातों को हम धारा 13 में पढ़ेंगे। धारा 14 अन्वेषण यानी कि रिसर्च, राष्ट्रीय मानवाधिकार हनन से संबंधित रिसर्च करने का भी अधिकार है। और धारा 15 आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथन, जो धारा 15 है, आयोग को किसी व्यक्ति ने अगर कोई अभिकथन कहा है तो उससे संबंधित क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य कर सकता है, इनके बारे में बताया गया है। धारा 16 प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्तियों की सुनवाई। अगर मान लीजिए मानवाधिकार ने जो जांच किया उसका अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसने जो कार्य किए उसके अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं या पड़ने की संभावना है तो किसी व्यक्तियों की सुनवाई भी इस पे की जा सकती है। इनका वर्णन धारा 16 में किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में मानव अधिकार अधिनियम 1993 यानी कि मानवाधिकार आयोग के कार्य करने की प्रक्रिया या फिर उसके गठन का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में बताया गया है और इसमें धारा 17 से धारा 20 को सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं धारा 17 का क्या कहना है। धारा 17 बताता है कि इसमें जो मानवाधिकार आयोग है वो शिकायतों की जांच करेगा, यानी कि जो भी शिकायतें मानवाधिकार आयोग के सामने आएगा उन शिकायतों की वो जांच करेगा। धारा 18 बताता है जांच के दौरान उठाए गए कदम, यानी कि धारा 18 में बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच के दौरान कैसे कैसे स्टेप उठा रहे हैं, कैसे कदम उठा रहे हैं, इनके बारे में धारा 18 में बताया गया है। धारा 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया। अब इसमें सशस्त्र बलों के संबंध में प्रोसेस को क्यों 1993 के एक्ट में डाल दिया गया है, इसे थोड़ा अच्छे से समझना होगा। क्योंकि सशस्त्र बलों को किसी विशेष क्षेत्र के संदर्भ में उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें ये परिभाषित किया गया है कि सशस्त्र बल किस तरह के कदम उठाएगी मानवाधिकार के संरक्षण के संदर्भ में, यानी कि कहीं मानवाधिकारों का हनन ना हो सके, इसलिए सशस्त्र बलों को अच्छे से इसमें कैसे क्या प्रोसेस करना है कि देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए मानवाधिकारों का संरक्षण भी किया जा सके तथा देश के हित में भी कार्य किया जा सके। इसलिए इससे भी इन सशस्त्र बलों से संबंधित प्रोसेस को इसमें बताया गया है। अब देखते हैं कि धारा 20 क्या कहता है। धारा 20 आयोग की विशेष एवं वार्षिक रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग वो वर्ष में अपना एक
रिपोर्ट पेश करते हैं गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्रीय सरकार हो, दोनों के समक्ष ये लोग अपना वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण का साल भर में कितने कितने मामले आए, क्या कुछ हालात रहे मानवाधिकार को लेके, इनसे संबंधित वार्षिक रिपोर्ट ये सरकार के सामने में पेश करते हैं। और यहाँ हम लोग देख लेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे श्री रंगनाथ मिश्रा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह थे। पहले मानवाधिकार अध्यक्ष के बारे में यहाँ बताया गया है। और अब देख लेते हैं हम अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया है, यानी कि अगर आपको मानवाधिकार न्यायालय का गठन कैसे होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये कार्य कैसे करता है, अगर इन सब के बारे में आपको जानना है तो आप अध्याय 6 को अच्छे से पढ़िए। और धारा 20 और 30 को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं कि धारा 30 का क्या कहना है। धारा 30 कहता है मानव अधिकार न्यायालय प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय होगा। धारा 30 कहता है कि एक तो मानवाधिकार न्यायालय होगा, लेकिन इसी मानवाधिकार न्यायालय के द्वारा ही प्रत्येक जिले में भी एक सत्र न्यायालय होगा जो कि मानवाधिकार से संबंधित केसेस को देखेगा। और धारा 31 क्या कहता है? धारा 31 विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है, यानी कि विशेष लोक अभियोजक क्या होगा, मानवाधिकार न्यायालय में होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 7 में वित्त, लेखा एवं परीक्षा के बारे में बताया गया है, यानी कि मानवाधिकार आयोग का जो गठन होगा उसका और इसमें जितनी भी प्रोसेस होंगी, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो सदस्य हैं, उनका वेतन कैसे दिया जाएगा और उसमें जितनी भी वित्त लगेगी, उनका लेखा एवं परीक्षा, एक साल में साल भर में कितने खर्चे आ रहे हैं, इन सबका ऑडिटिंग किया जाएगा। इसके बारे में वर्णन किया गया है अध्याय 7 में। इसमें धारा 32 से 35 को रखा गया है। तो देखते हैं कि धारा 32 क्या कहता है। धारा 32 केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। धारा 32 का कहना है कि मानवाधिकार न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एंड राज्य मानवाधिकार आयोग को केंद्रीय सरकार अनुदान प्रदान करेगी कि अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण हो। इसके लिए केंद्रीय सरकार इन आयोगों को अनुदान प्रदान करेगी। धारा 33 में बताया गया है राज्य सरकार द्वारा अनुदान। राज्य सरकार कितनी अनुदानें देंगी राज्य मानवाधिकार आयोग को, या फिर जो सत्र न्यायालय होंगे या फिर मानवाधिकार न्यायालय होंगे, उन्हें कैसे फंडिंग की जाएगी, राज्य सरकार कैसे अनुदान देंगे, इनके बारे में बताया गया है। धारा 34 में लेखा और संपरीक्षा के बारे में बताया गया है, यानी कि इन आयोगों के द्वारा जितने भी खर्चे किए जाएंगे उनका ऑडिटिंग किया जाएगा। इसके बारे में धारा 34 कहता है। धारा 35 राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा के बारे में बताया गया है। मतलब राज्य आयोग में राज्य मानवाधिकार आयोग का जो वार्षिक खर्चा है, इनका ऑडिटिंग कैसे किया जाएगा, इसके बारे में धारा 35 कहता है। यानी कि पूरी तरीके से अध्याय 7 जो है वो ऑडिटिंग और वित्त के बारे में, उसका फंडिंग कैसे किया जा रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एंड राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय का, इसके बारे में, उसकी फंडिंग के बारे में बताया गया है। और अब देख लेते हैं अध्याय 8 के बारे में। अध्याय 8 विविध, यानी कि हम अपने पिछले सारे अध्याय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय, उनके गठन, उनके प्रोसेस, उनके फंडिंग, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और अंत में इस अधिनियम का सबसे अंतिम पड़ाव आता है अध्याय 8, जिसमें इन सभी के अलावा और कौन कौन से चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में हम लास्ट में एकदम अध्याय 8 में पढ़ते हैं।
और इसमें धारा 36 से 43 को सम्मिलित किया गया है, यानी कि मिसलेनियस टॉपिक को अध्याय 8 में रख दिया गया है। तो देखते हैं धारा 36 का क्या कहना है। धारा 36 आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनके अधिकारिता के अधीन कौन कौन से विषय नहीं आते हैं, इनके बारे में बताया गया है। और देखते हैं धारा 37। धारा 37 विशेष अन्वेषण दलों का गठन, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो किसी मानवाधिकार संबंधित किसी केस का अगर उन्हें जांच करना है या उससे किसी मानवाधिकार से संबंधित किसी भी चीज का अन्वेषण करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए एक रिसर्च कमेटी यानी कि अन्वेषण दल का गठन कैसे होगा, इसके बारे में धारा 37 में बताया गया है और वो भी अध्याय 8 में बताया गया है। और देखते हैं धारा 38। धारा 38 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी कि अगर प्रेम पूर्वक या सद्भाव पूर्वक की गई कोई कार्रवाई है, तो कोई कार्रवाई की गई है तो उसका संरक्षण कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया है। धारा 39 सदस्य एवं अधिकारी लोक सेवक होंगे, यानी कि मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अधिकारी होंगे, जो सदस्य होंगे, वो लोक सेवक होंगे, यानी कि वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, ये बताया गया है धारा 39 में। और अब देखते हैं धारा 40 का क्या कहना है। धारा 40 कहता है कि नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर इस अधिनियम में ही कोई अगर अमेंडमेंट करना है या फिर कोई नया नियम बनाना है, नया नियम कानून बनाना है, तो इससे संबंधित जो शक्ति है उसे केंद्र सरकार के हाथों में दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार ही इसमें नए नियम बना सकती है या इसमें संशोधन कर सकती है। धारा 40 का पूर्ववर्ती रूप से नियम बनाने की शक्ति, पहले से ही कोई नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है, इसके बारे में बताया गया है धारा 40 के काम में। और अब देखते हैं धारा 40 खा आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति, आयोग को विनिमय बनाने की शक्ति के बारे में इसमें धारा 40 के खा में बताया गया है। धारा 41 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार मानवाधिकार संरक्षण के लिए कैसे नियम बनाएगी, इसके बारे में उन्हें, इससे संबंधित उन्हें कितनी शक्तियां प्रदान की गई है, इसके बारे में धारा 41 बताता है। धारा 42 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, मान लीजिए किसी मानवाधिकार संरक्षण, किसी मानवाधिकार केस का रिसर्च करते टाइम या फिर ऐसे किसी केस को हल करते समय कोई कठिनाइयां आती हैं, तो उन कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को क्या शक्तियां प्रदान की गई है, उसके बारे में बताया गया है धारा 42 में। धारा 43 निरीक्षण और व्यावृत्त के बारे में बताया गया है। तो हम इस तरह अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने 8वां अध्याय और 8वां अध्याय में जितनी भी धाराएं थी, 43 धाराओं का क्या कहना है, हर एक धाराओं को हमने बहुत अच्छे से देखा कि हर धाराओं में क्या प्रावधान किया गया है और कौन सी धारा किसका प्रावधान करती है, इनके बारे में हमने अपने इस लेक्चर में जाना। और इन सभी धाराओं को याद रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपीपीसीएस जैसे परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रत्येक धारा से पूछ लिए जाते हैं कि धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, अध्याय 2 क्या कहता है, अध्याय 3 क्या कहता है। इसलिए ये लेक्चर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।